अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट मैनेजमेंट इन एजाइल। ठीक है, डिफेक्ट्स को हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं एजाइल में। There is a myth that defect management is not needed in agile. However, it is important to understand how does it work when there is a bug that needs more effort and could not be fixed in the stipulated time of a sprint. In such cases, defect management is needed in agile projects too. Whenever the stories are available to test, the testing team starts testing and finds bugs. The usual practice is if the bug or the issue can be fixed in a day, defects are not raised, and the development team is communicated to work on the issue. If the issue which is found is not fixed in a day, then a defect is raised to make the team and the relevant stakeholders aware of the issue. This has to be tracked formally in a defect management tool. The critical defects are discussed with the team along with the product owner who finalizes the criticality of the defect and the criticality of the story under which the defect has been logged. ठीक है, डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि है कि एजाइल जो है आपका क्या बोलते हैं, एजाइल में डिफेक्ट मैनेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एजाइल में क्या है, एजाइल जो है आपका हम लोग टेस्टिंग को साथ ही साथ परफॉर्म करते रहते हैं, मतलब आपके हर स्प्रिंट में हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हर उसमें तो इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा बग्स एरर्स आने की चांसेस कम है, इसमें इसमें डिफेक्ट नहीं अराइज हो सकते। मतलब ये एक तरह का एक मिथ है कि एजाइल में डिफेक्ट्स नहीं अराइज हो सकते, लेकिन एजाइल एजाइल मेथोडोलॉजी में भी हम एजाइल का यूज करके भी मतलब एजाइल में भी डिफेक्ट्स अराइज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि कोई इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, इश्यूज आते हैं तो कोशिश क्या की जाती है, एजाइल टीम कोशिश ये करती है कि उन इश्यूज को उसी दिन मतलब एक ही दिन में उसको कंप्लीट कर दे, उसको खत्म कर दे, ठीक है, उन इश्यूज को खत्म मतलब फिक्स कर दे। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो उसी विद इन ना डे नहीं फिक्स हो पाए, तो वो क्या होते हैं, वो इश्यूज आपके एज अ डिफेक्ट अराइज होते हैं, मतलब वो इश्यूज क्या है आपके एक डिफेक्ट का फॉर्म ले लेते हैं, उसको डिफेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब उन डिफेक्ट्स को फिर आप स्टेक होल्डर्स में ना टीम मेंबर्स में उसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसके उससे रिलेटेड मतलब उसके लिए फिर कोई डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि उसको डिफेक्ट को कैसे हमें उन डिफेक्ट को कैसे टैकल करना है। ठीक है, उसको फिर डिफेक्ट्स को ट्रैक करते हैं। ठीक है, उसकी क्रिटिकलिटी को जज किया जाता है कि वो डिफेक्ट कितना क्रिटिकल है। ठीक है, कितना ज्यादा सीवियर है, कितना, तो उस तरह से फिर डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का यूज करके डिफेक्ट मैनेजमेंट टीम उसको क्या करती है, उन उन बग्स को सॉल्व करती है। ठीक है, फॉलोइंग इज द डिपिक्शन ऑफ हाउ डिफेक्ट मैनेजमेंट इज डन इन एजाइल। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या है कि कोई स्टोरी, जैसे कोई किसी स्टोरी पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो स्टोरी कोई डेवलप हुई। ठीक है, स्टोरी डेवलप हुई, फिर कोई फिर उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के थ्रू उसमें जो इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब जो इश्यूज जो बग्स आपके मतलब माइनर बग्स थे, जो उसको डेवलपर टीम से जो टेस्टिंग टीम है वो टेस्टिंग करती है, तो वो डेवलपर टीम को कन्वे कर देती है, मतलब उनको बता देती कि ये जो है ये डिफेक्ट्स आए हैं, यहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो वो वहाँ पर वो डेवलपर टीम जो है उन इश्यूज को फिक्स कर देती है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि जिसको क्या हो रहा है कि वो जो है वो उस दिन वो फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो उस वो क्या है, वो डिफेक्ट लॉग में चले जाते हैं। ठीक है, वो डिफेक्ट की कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर उन डिफेक्ट्स को फिर एनालाइज किया जाता है, उसको मतलब वो डिफेक्ट को पहले जो है स्टेक होल्डर्स के सामने डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सबसे कम्युनिकेट किया जाता है कि डिफेक्ट्स ये राइज हो रहे हैं। फिर उन डिफेक्ट्स को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अगर वो डिफेक्ट फिक्स हो गया, मतलब डिफेक्ट को फिक्स कर दिया गया, डिफेक्ट को फिक्स करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, डिफेक्ट फिक्स हो गया। ठीक है, तो डिफेक्ट को फिर से रीटेस्ट किया जाता है, अगर टेस्ट पास हुआ तो डिफेक्ट क्लोज हो गया, मतलब आपकी स्टोरी जो है डेवलप्ड हो गई फिर से। तो ये साइकिल चलता है। अगर डिफेक्ट नहीं फिक्स हुए
तो क्या होता है कि डिफेक्ट मूव टू एनी अपकमिंग स्प्रिंट। अब उन डिफेक्ट्स को उनके लिए कि 3 कैटेगरी, या तो उसको किसी अगली स्प्रिंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, कि अब इस स्प्रिंट में नहीं हो पा रहा है तो अगली स्प्रिंट में इसको हम इन डिफेक्ट्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। या फिर वो स्टोरी जिस पर्टिकुलर स्टोरी में डिफेक्ट आए, यानी कि स्टोरीज क्या है, जो फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं जो आप ऐड करने हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्प्रिंट में जो फंक्शंस ऐड करने वो क्या है, स्टोरीज है, ठीक है, तो वो उस स्टोरी को अगली स्प्रिंट में मूव कर सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं डिफेक्ट कन्वर्टेड टू स्टोरी एंड मूव टू द अपकमिंग स्प्रिंट, या जो वो डिफेक्ट है उसको एक स्टोरी का फॉर्म दे करके उसको एक किसी अपकमिंग स्टोरी में हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको किसी अपकमिंग स्प्रिंट में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफेक्ट को मैनेज करते हैं कि सबसे पहले डिफेक्ट कोई आपका डिफेक्ट अराइज हुआ, ठीक है, ठीक है, तो कोई डिफेक्ट, कोई भी इशू आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, फिर अगर वो इशू जो है वो डिफेक्ट की कैटेगरी का है, यानी कि उसको मतलब कम टाइम में उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको विद इन अ डे उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, तो वो किस कैटेगरी में पहुंच गया, डिफेक्ट की कैटेगरी में पहुंच गया, डिफेक्ट लॉग्ड हो गया। फिर डिफेक्ट की कैटेगरी में कहा पहुंचा तो फिर उसको फिर उसकी एनालिसिस की जाती है, उसकी सीवियरिटी चेक करी जाती है कि वो डिफेक्ट कितना सीवियर है, फिर उसको कैसे फिक्स करना है, ठीक है, ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद फिर डिफेक्ट को फिक्स करने की कोशिश की जाती है। अगर डिफेक्ट फिक्स हो गया तो डिफेक्ट को फिर से उसकी टेस्टिंग की जाती है और फिर डिफेक्ट क्लोज हो जाता है। अगर अगर अगेन टेस्ट करने एक बार अगर डिफेक्ट फेल हुआ तो फिर से डिफेक्ट फिक्स करने की कोशिश की जाती है और उसको फिर से फिक्स किया जाता है, ठीक है। अगर डिफेक्ट फिक्स नहीं हो पाया, फिर भी नहीं फिक्स हो पाया, तब क्या किया जाता है, उस डिफेक्ट को किसी अपकमिंग स्प्रिंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि ठीक है इसको हम अपकमिंग मतलब अगली स्प्रिंट में हम लोग इस पर वर्क करेंगे, ठीक है, वहीं पर उसको क्लोज किया जाता है। या फिर उस पर्टिकुलर स्टोरी को, यानी उस पर्टिकुलर फीचर को अपकमिंग स्प्रिंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि इस फीचर को हम अपकमिंग स्प्रिंट में, जो आपकी अगली स्प्रिंट है उसमें हम इस पर काम करेंगे। या फिर उस डिफेक्ट को ही एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि एक स्टोरी में कन्वर्ट करके और फिर उसको किसी अपकमिंग स्प्रिंट पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कि इसको अब अगली स्प्रिंट में हम लोग इसको कर लेंगे। तो इस तरीके से डिफेक्ट को मैनेज किया जाता है। The defects are prioritized on the following basis: impact on the test coverage, impact on meeting the acceptance criteria of the story. What if a defect comes up late during the sprint, or some defect that is directly not related to any of the stories taken up in the sprint? In such cases, a defect is raised and discussed whether it can be fixed in the same sprint, and also how much effort is required to fix and retest it. If the uh, if the effort is too high and if forecasted that it cannot be delivered as a part of the current sprint, it is either moved to a story related to the defect, which is then planned in future sprint, or it is converted to a new story and gets assigned to a future sprint. It is very important to capture the defect of how effective the testing techniques are which were deployed by the team. Following are a few of the suggested metrics which the team can track and analyze as part of the defect management activities. First is defect removal effectiveness. Defect removal effectiveness क्या है? Removal effectiveness is a metric that tells how many defect testers could identify in their testing and how many of them got slipped to the next stage. Is that user acceptance testing or production or warranty period, etc. Defect removal effectiveness expressed as percentage. डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ इन प्रोसेस डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इनटू 100। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कौन से हो गए? इन प्रोसेस डिफेक्ट्स प्लस डिफेक्ट फाउंड इन स्प्रिंट रिलीज रिव्यू।
ठीक है। तो डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस जो है मतलब मैट्रिक होती है, जिससे हम लोग मतलब जिससे जो है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, जिसे टेस्टर्स मेजर करते हैं कि क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने डिफेक्ट मतलब टेस्टिंग के दौरान कितने डिफेक्ट्स मतलब आइडेंटिफाई हुए, और कितने जो है मतलब कितने डिफेक्ट्स को फिक्स किया गया। ठीक है। और कितने जो है डिफेक्ट्स आपके क्या बोलते हैं स्लिप्ड हो गए, नेक्स्ट स्टेज के लिए उसको स्लिप कर दिया गया, यानी नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। तो इससे डिफेक्ट रिमूवल इफेक्टिवनेस के थ्रू इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। टेस्ट कवरेज यूजिंग कोड कवरेज, when the user stories are testing using the black box technique, the team does validation to compare if the output is correct for given input or not. But when the focus is on test coverage, testers can look inside the black box code and analyze how much of the code was actually exercised by the test set. The team can do this with test coverage tools available commercially, like semantic design test coverage tool, bullseye coverage, etc. If there is a focus on test coverage, it also expands the view of black box testing to white box testing. This is how a high level process is: first compile the code with test coverage tool integrated, then use that code to test your test cases. After testing is complete, check the tool report to see the code coverage achieved by tests that were just executed. To be so based on the report and discussion with developers, testers should take the decision to add update test unit suite to have additional coverage of code where the test did not even reach to. The tool report throws reports on which paths, classes, branches, files were covered when the software was executed to run the test suite. Based on the report and discussion with developers, testers must decide if additional updates test to be created so as to have better code coverage through the test and surety that each corner of the code is tested by your test too many times. These tools provide additional details than just percentage code coverage. They are product quality metrics like memory issues, dead code, clone identification, etc. that eventually helps developers in cleaning and optimizing code further. Thus, using code coverage tools help tester to understand that part of code got tested and what more needs to be tested, and it helps developer to fine tune and refactor the code further. टेस्ट कवरेज क्या है? परसेंटेज ऑफ टेस्ट कवरेज परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑफ कोड कवर्ड विद द टेस्ट सूट. टेस्ट कवरेज टारगेट शुड बी 90% to 100%. टेस्ट कवरेज जो है क्या है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं कोड, पूरा कोड टेस्ट करते हैं, मतलब पूरे कोड को कवर करते हैं टेस्ट कवरेज टूल्स की हेल्प से। हम लोग कोड को पूरा टेस्ट करते हैं। ठीक है। उसको पूरा चेक करते हैं कि कहीं पर बग्स तो नहीं है। ठीक है। जब यूजर स्टोरीज को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक के थ्रू टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की खाली सिस्टम को मतलब आउटसाइड से टेस्ट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम के इंटीरियर मतलब जो उसके जो इंटरनल फंक्शनैलिटीज है उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, बट ओनली सिर्फ आउटसाइड से सिस्टम को टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से हम लोग खाली क्या बोलते हैं अ, सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि जो आउटपुट है वो करेक्ट है कि नहीं है, मतलब गिवन इनपुट पे आउटपुट करेक्ट है कि नहीं है। बस सिर्फ सिस्टम की सिर्फ फंक्शनैलिटी को खाली उसको चेक करते हैं कि सिस्टम जो है कैसे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है।
उसमें उसकी इंटरनल कोड क्या है, ठीक है, उसके इंटरनल कोड्स में कोई बग्स तो नहीं है, ये सारी मतलब उसके इंटीरियर पार्ट पे हम उस पर फोकस नहीं करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के केस में, ठीक है। तो टेस्ट कवरेज टूल्स के थ्रू क्या होता है कि हम जो क्या बोलते हैं, जो उसकी जो कोडिंग है, उसकी पूरी कोडिंग को भी हम उसको कवर करते हैं, मतलब उसकी कोडिंग को भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर उसमें वहां पर क्या बोलते हैं पूरे कोड को टेस्ट किया जाता है, और उसमें कोशिश की देखा जाता है कि उसका मतलब कोशिश ये की जाती है 90% टू 100% कोड को कवर करके उसको मतलब पूरे पूरे कोड को टेस्ट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेशन टेस्ट कवरेज, ठीक है। तो जैसे ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये आप रिग्रेशन टेस्टिंग है, तो ये आपका क्या है, ये एक ऑटोमेशन टेस्टिंग के ही मेथडोलॉजी है, मतलब ये और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है, ये भी यूनिट टेस्टिंग है, तो ये भी एक ऑटोमेशन टेस्टिंग का काइंड है, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्ट कवरेज, from a testing standpoint, automation of test coverage provides an insight into the percentage of test cases being automated as part of the project. Each sprint covers certain test cases to be automated, which can be run in an automated fashion in the future sprints. In this way, the number of test cases being automated increases sprints by sprint, reducing the number of manual test cases, thereby providing a higher percentage of automation that can cover system cases during release level testing rather than manually executing the cases. Automation test coverage matrix is the number of automation test cases divided by total number of test cases into 100. A team having a higher percentage of automation can concentrate more on exploratory and ad hoc testing so that the regular test cases can be covered through automation. तो ऑटोमेशन टेस्ट कवरेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑटोमेशन टेस्ट केसेस हैं, मतलब हम लोग ऑटोमेशन टेस्ट मैट्रिक्स, ऑटोमेशन टेस्ट कवरेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपका मैनुअली कोड को टेस्ट करने के बजाय हम लोग उसको ऑटोमेट कर देते हैं, यानी टेस्ट मतलब ऑटोमेटेड कर देते हैं, ठीक है, उसको किसी टूल्स के थ्रू हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्ट केसेस जो है थोड़ा सा मतलब मैनुअल टेस्टिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग जो होती है उससे टाइम लगभग 70% तक टाइम को हम बचा सकते हैं ऑटोमेशन टेस्ट से। और ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू हम लोग जो है बग्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उनको जल्दी उसको फिक्स कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग में जो है कभी कभी ऐसा होता है कि मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू बहुत सारे बग्स छूट भी सकते हैं, बट ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू क्या होता है, बग्स को आइडेंटिफाई करने में एक आसानी मिल जाती है, ठीक है। Automation coverage effectiveness. The effectiveness of automation is used to define how effective the automation test cases are by having the number of defects caught through the automation testing. The more defects caught through running automation test cases, the higher is the effectiveness. The team works in identifying the components which could be modified so as to identify more defects. Automation coverage effectiveness equal to number of defects caught by automation divided by total number of defects caught into 100. तो ऑटोमेशन कवरेज इफेक्टिवनेस से हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारी ऑटोमेशन टेस्टिंग है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, ठीक है। तो उसको ऑटोमेशन कवरेज इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब कितने डिफेक्ट हमने कैच किए और कितने टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट हैं इनटू 100, ठीक है। तो हम इससे ऑटोमेशन कवरेज इफेक्टिवनेस की परसेंटेज निकालते हैं। With each sprint, the team can work on the defects caught manually in the earlier sprint to incorporate the changes
in automation so that the effectiveness of the automation test cases increases. If the effectiveness remains the same, decreases, then the team needs to strive to have some changes in automation testing strategy. Then project release initiation phase. Testers should get involved right from the beginning of the project initiation to understand the requirement better, to understand the high level requirements and highlight the issues if any in the very early phase of the project, provide inputs to product owner or business analyst while setting business priorities in product backlog. Understand the business priority and help in the release planning. Project release planning and sizing. Both developers as well as testers should participate in the product backlog grooming session. Developers and testers should together participate during planning poker game, which helps in accurate estimates and story sizing. Customized estimation technique is used to capture defect rate, injected defect rate, and uh, rounds of regression cycle based on past agile project experiences. Sprint planning. Testers should mandatory attend the requirement walkthrough sessions to capture more number requirement, design finding and production issues in the early phase. It is always recommended to revisit and revise estimates after sprint level requirement analysis. A modular approach for test planning and scripting should be adopted. Test scenario walkthrough with the team at end of the planning phase will always help every member to get a broader idea. Sprint execution, consolidated modular approach for test data setup activities, data repository to increase the reusability, matrix based test execution for better tracking and coverage, risk based testing in critical situation to maximize test coverage, use sprint traceability metrics, agile review checklists to increase the quality of deliverables, strong collaboration with waterfall team for workload balance during a crisis. तो कोई रिलीज प्लानिंग यानी कि कोई जब हम किसी स्प्रिंट को प्लान करते हैं, ठीक है, किसी कोई रिलीज को जब प्लान करते हैं तो यानी कोई रिलीज जब प्लान करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस रिलीज को नंबर ऑफ स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर यूज़र जैसे नंबर ऑफ यूज़र इस उस रिलीज़ में जितनी भी यूज़र स्टोरीज़ हैं, यानी कि जितनी भी उसकी जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अलग-अलग स्प्रिंट में हम लोग बाँट देते हैं कि कितनी इतने स्प्रिंट्स, जैसे मान लिया आपकी 40 स्प्रिंट्स हैं, तो 10 स्प्रिंट्स मान लिया फर्स्ट फर्स्ट इटरेशन में होंगी, 10 स्प्रिंट नेक्स्ट में होंगी। इस तरीके से हम लोग अलग-अलग स्टोरीज़ को मतलब हम लोग उसमें बाँट देते हैं। तो सबसे पहले जब रिलीज़ प्लानिंग का जब मतलब हम लोग कोई रिलीज़ प्लानिंग जब करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट रिलीज़ प्लानिंग करते हैं, ठीक है? उसकी साइज़िंग करते हैं कि कितने, जैसे कि उस हम उस रिलीज़ के बारे में कि उसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, ठीक है? कितनी यूज़र स्टोरीज़ हैं, ठीक है? उनकी यूज़र स्टोरीज़ को कैलकुलेट करके फिर हम कितने स्प्रिंट्स में हमें उसे कंप्लीट करना है, ठीक है? फिर हर स्प्रिंट में हमें कितनी नंबर ऑफ स्टोरीज पे वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लानिंग एंड साइजिंग फेज़ में फर्स्ट फर्स्ट इनिशियल स्टेप में करते हैं। फिर हम लोग स्प्रिंट मतलब उसकी साइजिंग, उसका जो साइज़ कैलकुलेट करना, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस को कैलकुलेट करना, मतलब नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उसकी यूज़र स्टोरीज को कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट फेज़ में करते हैं। सेकंड फेज़ में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंट को प्लान करते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग फेज़ में क्या करते हैं कि जो हमारी जो भी आपका रिलीज़ है, ठीक है? रिलीज़ जो भी आपका जैसे कि कोई भी फीचर ऐड होने वाला, कोई भी अपडेट आने वाली है, ठीक है? तो या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके मतलब कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें कितनी यूज़र स्टोरीज़ हैं,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके क्या बोलते हैं उसको, हम लोग नंबर ऑफ स्प्रिंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग स्प्रिंट्स में डिवाइड करते हैं और हर स्प्रिंट्स को एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि इतने ड्यूरेशन की एक स्प्रिंट होगी। ठीक है, फिर अब हर स्टोरी में हम जो नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज हैं उनको हम हर स्प्रिंट के लिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि इतनी नंबर ऑफ स्टोरीज इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में जाएंगी, इतनी नंबर ऑफ स्टोरीज इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में जाएंगी। इस तरीके से हम लोग इसमें क्या बोलते हैं स्प्रिंट्स को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि स्प्रिंट को हम लोग पूरा प्लान कर देते हैं। ठीक है, देन स्प्रिंट को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब फाइनली फिर स्प्रिंट एग्जीक्यूट होती है। ठीक है,